नमस्कार। 26 जनवरी 2026 कर्तव्य पथ पर भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का ये समारोह महज एक उत्सव नहीं था। ये भारत के नए रणनीतिक दृष्टिकोण का एक स्पष्ट प्रदर्शन था। चलिए इस भव्य प्रदर्शन के पीछे छिपे गहरे संदेशों को समझते हैं। ये परेड सिर्फ एक सालाना रस्म नहीं थी, बल्कि एक बदलते हुए आत्मविश्वास से भरे भारत की सोची समझी घोषणा थी। एक ऐसा राष्ट्र जो दुनिया में अपनी नई जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस विश्लेषण में हम सबसे पहले उस बड़े बदलाव पर नजर डालेंगे जिसने इस परेड को एक नया आयाम दिया। फिर भारत और यूरोपीय संघ के बीच बनते नए समीकरण को समझेंगे। इसके बाद सेना के नए युद्ध सिद्धांत, भारत के अपने बनाए हथियार और संस्कृति की भूमिका पर बात करेंगे। और अंत में ये सब भारत को किस दिशा में ले जा रहा है, इस पर चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 2026 की ये परेड सिर्फ एक गणतंत्र दिवस समारोह नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में मिली जीत का एक विजय उत्सव भी थी। और यही बात इसे एक युगांतकारी परिवर्तन बनाती है। ये भारत की नई सक्रिय रक्षा नीति का प्रतीक है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था? मई 2025 में किया गया ये एक बेहद तेज और सटीक आतंकवादी रोधी अभियान था। इसने ये साबित कर दिया कि भारत अब सीमा पार से होने वाले खतरों पर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। इसने भारत के सैन्य सिद्धांतों को एक नई दिशा दी। अब बात करते हैं कूटनीति की। इस परेड में मुख्य अतिथियों का चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश था। ये भारत की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का संकेत दे रहा था। देखिए, पारंपरिक रूप से हमेशा किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता था, लेकिन 2026 में पहली बार यूरोपीय संघ के पूरे संस्थागत नेतृत्व को ये सम्मान दिया गया। ये किसी एक देश से रिश्ते मजबूत करने से कहीं आगे की बात है। ये पूरे यूरोपियन ब्लॉक के साथ एक गहरी रणनीतिक साझेदारी की नींव है। और ये साझेदारी सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। आंकड़े देखिए, $136 अरब का द्विपक्षीय व्यापार, परेड में पहली बार यूरोपीय संघ की सैन्य टुकड़े की भागीदारी और 2030 तक का एक साझा स्ट्रेटेजिक एजेंडा। ये सब दिखाता है कि ये रिश्ता कितना गहरा और बहुआयामी है। अब आते हैं परेड के फॉर्मेट पर, जिसमें एक बुनियादी बदलाव किया गया था। ये बदलाव दिखाता है कि अब फोकस सिर्फ सेरेमोनियल डिस्प्ले पर नहीं, बल्कि वास्तविक युद्ध की तैयारियों को दर्शाने पर है। पहली बार परेड एक पारंपरिक मार्च पास्ट की तरह नहीं, बल्कि एक फेज्ड बैटल अरे फॉर्मेट में आयोजित की गई। यानी इसे एक आधुनिक युद्ध के अलग अलग चरणों के क्रम में दिखाया गया। ये असल में भारतीय सेना की एकीकृत युद्ध लड़ने की क्षमता का एक लाइव डेमो था। ये युद्धव्यूह कैसे काम करता है? सबसे पहले टोही और खुफिया तंत्र दुश्मन की जानकारी जुटाते हैं। फिर हवाई ताकत और लंबी दूरी के आर्टिलरी से युद्ध के मैदान को तैयार किया जाता है। इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियां और अटैक हेलीकॉप्टर मुख्य हमला बोलते हैं। और आखिर में मिसाइल सिस्टम से दुश्मन की गहराई में मौजूद ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। ये आधुनिक युद्ध की एक जीवंत तस्वीर थी। अब बात करते हैं उन हथियारों की जो इस नए सिद्धांत को जमीन पर उतारने की ताकत देते हैं। ये भारत की तकनीकी संप्रभुता और आत्मनिर्भर भारत की सफलता का सबसे बड़ा सबूत थे। इस परेड का सबसे बड़ा आकर्षण थी LRAHM, यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है। ये हाइपरसोनिक गति से चलती है और अपने रास्ते को बदल सकती है, जिससे इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये हमारी समुद्री सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है। इसकी रफ्तार है मैक 10, यानी आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा। ये गति ही इसे इतना घातक बनाती है। इस तकनीक के साथ भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक हथियार हैं। इसके अलावा 300 किलोमीटर तक मार करने वाला सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और 400 किलोमीटर का अभेद्य सुरक्षा कवच बनाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सभी भारत की नई रक्षा वास्तुकला के अहम स्तंभ हैं। लेकिन सैन्य और कूटनीतिक शक्ति की ये कहानी अधूरी है अगर हम उस सांस्कृतिक नींव की बात न करें जो इस पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है। इस साल की परेड की थीम थी वंदे मातरम के 150 साल।
ये सिर्फ एक ऐतिहासिक गीत का जश्न नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम के उस नारे को एक आत्मनिर्भर गणराज्य के आधुनिक मंत्र में बदलने की कोशिश थी, जो अतीत की प्रेरणा को भविष्य के लक्ष्य से जोड़ता है। परेड में शामिल 30 झांकियों ने इसी मंत्र को साकार किया। केरल ने अपनी वाटर मेट्रो और डिजिटल साक्षरता को दिखाया, तो ओडिशा ने पारंपरिक कला से लेकर सिलिकॉन चिप्स तक का अपना सफर दर्शाया। गुजरात ने स्वदेशी के मंत्र को प्रस्तुत किया। हर झांकी आत्मनिर्भर भारत की एक अलग कहानी कह रही थी। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? ये सारे संकेत मिलकर एक साफ तस्वीर बनाते हैं। भारत अब एक नई दिशा में, एक नई भूमिका के लिए तैयार है। संक्षेप में कहें तो 3 बड़े रणनीतिक बदलाव साफ दिखते हैं। पहला, सिद्धांत में बदलाव। भारत अब एक रिएक्टिव नहीं बल्कि एक प्रोएक्टिव सुरक्षा राष्ट्र बन रहा है। दूसरा, कूटनीति में बदलाव। नई दिल्ली ब्रुसेल्स की नई धुरी एक स्थिर करने वाली शक्ति के रूप में उभर रही है। और तीसरा, उद्योग में बदलाव। आत्मनिर्भरता अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक नए सिद्धांत, नए साझेदारों और नई तकनीक के साथ भारत 2030 तक विश्व मंच पर कौन सी भूमिका निभाने का लक्ष्य रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वर्षों में भारत के कदम तय करेंगे।